आईएसपी ट्यूशन क्लासेस में आप सब विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 स्टैंडर्ड 11 बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं कि जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं या जो बड़े व्यापारी होते हैं तो व्यापार करते जब भी व्यापार करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चेक लिख कर किसी को दे देते हैं, या कभी होता है कि जब हम माल बेचते हैं तो सामने से हमें क्या होता है, चेक रिसीव होता है। तो ये चेक हम कहाँ पे भर देते हैं, बैंक में भरते हैं। तो व्यापारी एक अपने पास पासबुक रखता है जो बैंक के द्वारा प्रिंट होती है, और एक व्यापारी खुद अपने पास एक रोकड़ बही रखता है। जो रोकड़ बही का चैप्टर ऑलरेडी हमने पीछे सीखा हुआ है। तो रोकड़ बही के अंदर व्यापारी अपने हाथ से खुद व्यापार लिखता है, व्यवहार लिखता है कि भाई हमने कितने का माल बेचा, कितने का माल खरीदा हुआ है, बराबर ना। तो फिर कभी हमें चेक मिलता है, वो चेक हम कहाँ पे जमा करते हैं, बैंक में। तो उसकी एंट्री कौन कहाँ पर होती है, पासबुक में। तो एक बार पासबुक आप लोग अच्छे से देख लेना कि पासबुक कैसे होती है, पासबुक में उधार जमा कैसे रकम लिखी जाती है, लास्ट में उसका शेष कितना निकलता है। तो एक बार घर पे अच्छे से अपनी पासबुक को मम्मी पापा से लेकर के एक बार पासबुक आप लोग देख जरूर लेना है कि पासबुक किस तरीके से होती है, कैसे एंट्री होती है उसके अंदर, उधार की रकम कैसे लिखी जाती है, जमा की कैसे प्रिंट होती है, लास्ट में शेष कैसे निकलती है। तो वैसे व्यापारी क्या करता है कि बैंक में उसकी एक पासबुक होती है जो प्रिंट करवा के मंगवाता है, और एक उसके बाद क्या होती है, रोकड़ बही होती है जिसमें वो खुद से व्यवहार लिखता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बैंक की जो शेष होती है वो और हमारी रोकड़ बही की शेष कभी कभी मैच नहीं होती है। तो मैच कैसे नहीं होती है, प्रॉब्लम कैसे होती है कि मान लो कि मैंने किसी व्यापारी को चेक लिखकर दे दिया, भाई 30,000 रुपए का मैंने उससे माल खरीदा था, मैंने उसको 30,000 का चेक दे दिया। तो मैंने तो चेक दे दिया, तो मैंने मेरी रोकड़ बही में क्या लिख दिया कि भाई मेरे पास से पैसा गया, जमा हो गया मेरे पास से जाए तो जमा। अब ये पैसा कहां से कटेगा, मेरी बैंक से कटेगा। अब जब मैंने उसको चेक लिखकर दे दिया व्यापारी को, तो व्यापारी को जिस दिन मैंने चेक दिया वो उस दिन अपनी बैंक में चेक लेकर गया नहीं, वो 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अपनी बैंक में चेक लेकर चला गया। तो हुआ क्या कि जिस दिन मैंने मेरी रोकड़ बही में लिखा उस दिन मेरी बैंक से पैसा कटा नहीं है। तो दोनों की शेष कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। मेरी में कैसा बता रहा है, पैसा कम बता रहा है, और बैंक में कैसा दिखाएगा, मेरी शेष ज्यादा बताएगा। तो इन सब कारणों से क्या होती है, हमारी बैंक शेष मिलती नहीं है। आई इसकी बात समझ में। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक अच्छे से, कि मान लो कि मैंने किसी को माल बेचा और उसने क्या करेगा, वो मुझे पैसा देगा। तो मैंने वही, वो रोकड़ पैसा नहीं दे रहा है, मान लो कि वो अहमदाबाद में रहता है, मैं सूरत में लेके माल बेच रहा हूँ, वो अहमदाबाद में रहता है। मैंने माल तो भिजवा दिया उसको, ऑर्डर किया उसने, बिल्टी करके मैंने भेज दिया उसको। अब वो कह रहा कि काम करो भाई, आप है ना अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दो, मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दूंगा। मैंने ठीक है भाई, मैंने उसको मेरा अकाउंट नंबर दे दिया। अब उसने क्या करा, मेरी बैंक में पैसे भर दिए। कहाँ पे भर दिए, बैंक में। बट बैंक में उसने पैसे तो भर दिए, लेकिन मुझे कॉल करके इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई मैंने आपके खाते में पैसे जमा करवा दिए। तो उससे होगा क्या कि मेरी बैंक में तो पैसा आ गया, तो मेरी बैंक बैलेंस तो क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन अभी तक मुझे सूचना नहीं मिली है, तो मैंने क्या करा, मेरा जो खुद का खाता है, रोकड़ बही मेरी है जो मैं मेरी दुकान में लेके बैठता हूँ, मैंने उसमें एंट्री करी नहीं है। तो होगा क्या कि मेरी रोकड़ बही का बैलेंस कम होगा और बैंक बैलेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो ये सब अंतर हमें देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं कि जिसमें कभी कभी व्यापारी को पता नहीं होता है कि ये व्यवहार हो गया मेरी बैंक से, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी बैंक से पैसा कट गया या बैंक में पैसा आ गया, लेकिन हम रोकड़ बही में लिखते नहीं है। तो इन सबको सुधारा करने के लिए, इनकी जो कमियां है ये ढूंढने के लिए एक पत्रक बनाना पड़ता है जिसे कहते हैं बैंक समाधान विवरण। आई समझे, बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है, इन सब तकलीफों को दूर करने के लिए जो पत्रक बनता है उसे कहते हैं बैंक समाधान विवरण। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये हमने कुछ थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है। एग्जाम में थ्योरी नहीं आने वाली इसकी, सिर्फ 6 मार्क का एक ही सम आएगा, वो भी दूसरी परीक्षा में और फाइनल परीक्षा में। पहली परीक्षा में ऐसा कुछ आता नहीं है, ना तो इसका एमसीक्यू आएगा ना इसकी कोई थ्योरी आएगी, बराबर। लेकिन थ्योरी इसलिए लिखी कि तुम्हें समझ पड़ेगी भाई चैप्टर में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। तो अगर डायरेक्ट सम स्टार्ट कर देंगे तो समझ नहीं पड़ेगा कि भाई होता है क्या चैप्टर के अंदर। तो पहले से इसकी थोड़ी सी अच्छे से थ्योरी समझ लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके इसके सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले लिखा हुआ है कि भाई बैंक समाधान विवरण का अर्थ क्या होता है, अर्थात का जैसे लिखा हुआ है, जब निश्चित समय के अंत में रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष और पासबुक के अनुसार बैंक शेष, रोकड़ बही के अनुसार भी हमारी बैंक शेष निकलेगी, भाई बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, और पासबुक के अनुसार भी बैंक में इतना पैसा होना चाहिए। दोनों के बीच क्या मिलता हो, अंतर मिलता हो। क्या मिलता हो, अंतर देखने के लिए मिलता हो। तो ऐसे कारण को खोज करके उनके शेष मिलाई जाती है, और इसके लिए जो पत्रक बनता है उस पत्रक को क्या कहते हैं, बैंक समाधान विवरण कहते हैं। रोकड़ की बैंक शेष और पासबुक की बैंक शेष दोनों कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो ये अंतर आने का कारण क्या है, इन कारणों को ढूंढना है, और ढूंढने के लिए जो पत्रक हम बनाएंगे उसे कौन सा पत्रक कहेंगे, बैंक समाधान विवरण कहते हैं। ठीक है,
तो वैसे फिर दूसरा लिखा हुआ बैंक समाधान विवरण तैयार करने की पद्धति। कितनी तरीके से हम बैंक समाधान विवरण बना सकते हैं, कि कितने टाइप की पद्धति, तो 2 टाइप की पद्धति है। एक लिखा हुआ गाणितिक पद्धति यानी कि जोड़ घटाव की पद्धति, दूसरी है उधार और जमा की पद्धति। देखिए उधार में रकम लिखो, जमा में रकम लिखो, तो सबसे आसान होती है उधार जमा वाली। गाणितिक पद्धति थोड़ी हार्ड पड़ती है, इसलिए सबसे सिंपल कौन सी सोल्व करने की, 2 नंबर वाली, उधार और जमा वाली। यानी कि उधार में आए तो उधार में पैसा लिखो, जमा है तो जमा वाले में पैसा लिखो। ठीक है, तो अब उसके बाद कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी, ये तुम्हें याद होगा तभी चैप्टर 6 समझ पड़ेगा। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा टॉपिक, ये तीसरा और ये चौथा। जब तक ये चारों चार अच्छे से याद नहीं होगी तब तक क्वेश्चन में कंफ्यूजन चलता रहेगा, भाई कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी। जैसे कि सवाल में लिखा होगा, अच्छा एक चीज और समझ लो कि जब हम रोकड़ बही बनाते हैं, जो हमने पीछे ऑलरेडी चैप्टर सीखा हुआ है, तो रोकड़ बही में जो चीज हम उधार में लिखेंगे, रोकड़ बही में जो चीज उधार पक्ष में लिखेंगे वो पासबुक में जमा पक्ष में लिखी जाती है, उल्टा काम होता है। ठीक है ना, रोकड़ बही में जो चीज उधार, रोकड़ बही में जो चीज उधार, पासबुक में वो चीज जमा, और जो पासबुक में उधार है, पासबुक में उधार है, वो रोकड़ बही में कहां पे जाएगी, जमा में। उल्टी एंट्री होती है, इसमें उधार तो उसमें जमा, उसमें जमा तो इसमें उधार, उसमें उधार तो इसमें जमा, उसमें जमा तो इसमें उधार, उल्टा काम करना है, जमा का उधार में, उधार का जमा में। ठीक है, देखो यहाँ पे उसी तरीके से लिखा हुआ है कि रोकड़ बही के अनुसार उधार शेष, किसके अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार कौन सी शेष, उधार शेष, मतलब क्या बनेगी हमारी, बैंक शेष। क्या बनेगी हमारी, बैंक शेष। रोकड़ बही में उधार की रकम है, कहां पर है उधार रकम, उधार में है, तो क्या बनेगी हमारी बैंक शेष। रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष, कौन शेष, जमा शेष, अर्थात क्या हो जाएगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट। ये हमने ऑलरेडी रोकड़ बही वाले चैप्टर में अच्छे से सीखा हुआ है। पासबुक के अनुसार, किसके अनुसार, पासबुक के अनुसार कौन सी शेष, उधार शेष। पासबुक के अनुसार अगर वो उधार शेष है तो क्या बनेगा हमारा, वो बैंक ओवर ड्राफ्ट बनेगा। पासबुक के अनुसार कौन सी शेष है, जमा शेष है, तो क्या बन जाएगा हमारा, वो बैंक शेष। तो ये 4 टॉपिक अच्छे से याद रखना कि रोकड़ बही में उधार हो तो क्या बनेगा, बैंक शेष, रोकड़ बही में जमा हो तो क्या बनेगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट, पासबुक में उधार हो तो क्या बनेगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट, पासबुक में जमा तो क्या बनेगा, बैंक शेष। ये टॉपिक चारों चार अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके चैप्टर पूरा समझ पड़ेगा। इतना टफ चैप्टर नहीं है, एकदम आसान चैप्टर है। 6 में से 6 पूरे मार्क्स आप लोग के आएंगे। पूरा वीडियो देखना, हर एक टॉपिक जो समझाया जा रहा है वो अच्छे से पूरा एंड तक देखना। ठीक है, ये थ्योरी है, थोड़ा लिख लेना इसको, है ना, आती नहीं एग्जाम में, बट चैप्टर समझने के लिए इजी पड़ता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग सभी लोग क्वेश्चन निकाल लो और पढ़ेंगे साथ में और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तारीख 31/12/2015 के रोज श्री सुधीर की रोकड़ बही 5000 बैंक शेष दर्शाती है, निम्नलिखित माहिती पर से उसका बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। चलो क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, रोकड़ बही 5000 बैंक शेष। अब देखो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 4 नियम लिखे थे कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष, रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष मतलब कौन सी शेष होगी, उधार या जमा, कहां पर होगी, उधार, क्या होगी, उधार। रोकड़ बही के अनुसार उधार शेष मतलब क्या होता है, क्या होता है, बैंक शेष। रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष मतलब कहां पे लिखी जाएगी, उधार वाले पक्ष में। कहां पे लिखी जाएगी, उधार वाले पक्ष में। ठीक है, तो खाता इस तरीके से बनाना है। पहला क्या बनेगा, व्यवहार का नंबर, विवरण, उधार और जमा। ऊपर नाम लिख देंगे जिसका भी हम लोग खाता तैयार करें, जिसका बैंक समाधान विवरण बनाना है, सुधीर का किसका बनाना है, उसका नाम ऊपर लिख देना। ठीक है, तो जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले हमें कि रोकड़ बही की बैंक शेष, किसकी, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष। तो लिख देंगे यहाँ पर रोकड़ बही के अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष। ठीक है, नियम याद रखना चाह रहे, रोकड़ बही के अनुसार अगर क्या होता है यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो रकम कहाँ पे लिखी जाती है, जमा वाले पक्ष में। रोकड़ बही के अनुसार क्या दिया हुआ हमें, बैंक शेष, तो रकम कहाँ पे लिखी जाएगी, उधार वाले पक्ष में। ठीक है, चलिए पढ़ते एक एक करके सवाल क्या लिखा हुआ है कि 29/12/2015 के रोज 8000 का चेक बैंक में भरा। कहाँ पे भरा हमने, बैंक में भरा, परंतु 31/12/2015 तक यह चेक बैंक ने पासबुक में जमा नहीं किया। देखो कि नियम याद रखना, जो नहीं हुआ है हमें वही करना है। क्या बोल रहा हूं, जो नहीं हुआ है हमें वही करना है। जमा नहीं हुआ तो हमें जमा तरफ लिख देना है, जमा कर देना है। अगर मान लो कि उधार नहीं हुआ है तो हमें क्या कर देना है, उसको उधार कर देना है। जो नहीं हुआ है वो करना है, जो नहीं हुआ है वो करना है। हर सवाल में एक ही नियम याद रखना, जो नहीं हुआ है वो करना है। उधार नहीं हुआ है तो उधार करो,
जमा नहीं हुआ तो क्या करो, उसको जमा करो। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है कि 29/12/15 के रोज 8,000 का चेक बैंक में भरा। कहाँ पे भरा हमने? बैंक में। जब बैंक में भरोगे तो बताओ बैंक में पैसा आएगा कि बैंक से पैसा जाएगा? बैंक में भरते हो तो बैंक में पैसा आता है। अब बैंक में पैसा आता है तो उधार पक्ष में लिखा जाता है कि जमा पक्ष में लिखा जाता है? ये तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए कि बैंक में जब पैसा आता है तो पासबुक के अंदर कहाँ लिखा जाता है, और जब हमारे पास से बैंकिंग से पैसा जाता है तो कहाँ लिखा जाता है। तो एक अच्छे से याद रखना कि जब बैंक में पैसा, जब, थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा सबको, जब बैंक में जमा करें, क्या करें हम, पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो कहाँ लिखा जाता है? जमा तरफ। कहाँ लिखा जाता है? बैंक में जमा तरफ एंट्री आती है। कहाँ पे आती है? पासबुक देखना तो लोग उठा कर, ठीक है ना। और जब बैंक से पैसा कटता है, जब बैंक से पैसा जाता है, क्या होता है? जाता है। तो कहाँ पे लिखा जाता है उसको? उधार वाले पक्ष में। कहाँ पे लिखा जाता है? पासबुक के अंदर उधार वाले में, है ना। तो हमने ऐसा सीखा था कि सर आए तो उधार जाए तो जमा, वो सही है, लेकिन बैंक के पास में ऐसा होता है कि जब हम बैंक में जमा करते हैं, कहाँ पे जमा करते हैं? बैंक में, तो कहाँ पे लिखा जाता है? जमा वाले पक्ष में। कहाँ पे लिखा जाता है? जमा वाले पक्ष में। जब बैंक से पैसा कटता है तो लिखा जाता है उधार वाले पक्ष में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 29/12/8,000 का चेक बैंक में भरा, परंतु यह चेक बैंक ने पासबुक में जमा नहीं किया। नहीं किया है जमा, हम क्या कर देंगे? उसको जमा करेंगे। कितने रुपए जमा कर रहे हैं? 8,000 रुपए। तो जमा में लिख देंगे पहले तो यहाँ पर 8,000 रुपए। अब लिखना है किसी सवाल को, ठीक है। सवाल लिखना, अगर तुम्हें समझना पड़े कि अंदर कैसे लिखना है तो जो सवाल दिया पूरा पूरा कैसे लिख दो, सेम लिख दो, लेकिन शॉर्टकट तरीके से लिखना सीखने का। क्या लिखा हुआ है? बैंक में भरा, बैंक में भरा परंतु पासबुक में जमा नहीं हुआ, तो यहां लिख देंगे पर बैंक में भरा, बैंक में भरा परंतु पासबुक में नहीं लिखा, नहीं लिखा चेक। आई समझ बात? आई समझ में? बैंक में भर दिया लेकिन पासबुक में लिखा नहीं, ठीक है। चलो दूसरी आगे बढ़ते। तारीख 2, 6,000 का चेक तारीख 30/12/2015 के रोज बैंक में वसूलात के लिए भेजा। वसूलात का मतलब होता है कि मुझे किसी से पैसा लेना होगा, मुझे किसी से पैसा लेना होगा, तो मैंने कहा बैंक वाले को भाई इस व्यक्ति से पैसा ले लेना है और मेरे खाते में क्या कर देना है? उसको जमा कर देना। जिस यहाँ पर हमने जमा करे 8,000 रुपए, वैसे हमने किसी व्यक्ति से को बोला होगा बैंक से कि भाई उस व्यक्ति से या उस व्यापारी से पैसा लेना है या उस संस्था से पैसा लेना है, वो वहां से चेक लेकर के मेरे खाते में क्या कर दो? जमा कर दो। लेकिन भेजा था 31/12/15 तक, बैंक ने वसूल नहीं किया। वसूल नहीं किया मतलब अभी तक जमा किया नहीं, जमा नहीं किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको जमा करना पड़ेगा। पहले बताया कि जो नहीं हुआ है वही हमें करना है। हमने कहा बैंक को भाई उससे 6,000 रुपए ले लो और मेरे खाते में क्या कर दो? जमा कर दो, लेकिन बैंक ने नहीं किया है तो हमें करना पड़ेगा। तो जमा में लिख देंगे 6,000 रुपए। अब लिखेंगे क्या यहाँ पर? पहले ही बताया कि या तो तुम पूरा लिख दो, तो पूरे तरीके से लिख दो, वरना लिखने का तरीका क्या है कि भाई बैंक में वसूलात के लिए भेजा, जो अभी तक लिखा नहीं है। बैंक में वसूलात के लिए भेजा, बैंक में वसूलात के लिए भेजा, लेकिन उसका लेखा बाकी। अब अगर उसकी कोई एंट्री हुई नहीं है तो हमने जमा कर दिया। चलिए तारीख पढ़ते 3,000 का बिजली बिल चुकाने के लिए 28/12/2015 को चेक दिया, जो 31/12/2015 तक बैंक ने पासबुक में उधार नहीं किया। अब देखो जब हम चेक लिखते हैं, यानी कि मेरी बैंक से मैंने चेक लिख दिया तो मेरी बैंक से पैसा क्या हो जाएगा? कटना चाहिए। तो बैंक से जब पैसा कटता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? उधार वाले पक्ष में। कहाँ पे लिखते हैं? उधार वाले में। जब बैंक में पैसा तो कहाँ पे लिखते हैं? जमा वाले पक्ष में। तो इसका मतलब अभी तक मेरी बैंक से पैसा कटा नहीं, उधार नहीं हुआ है तो उधार कर देंगे, जो नहीं हुआ है वही करना है। तो कितने रुपए उधार करने बाकी है? 3,000 रुपए। तो लिख देंगे यहाँ पर 3,000 रुपए। जो नहीं हुआ है वही करना है, उधार नहीं हुआ है तो हम क्या कर देंगे? उसको उधार कर देंगे। लिखेंगे क्या कि बिजली बिल चुकाने के लिए रोज दिया चेक, जो अभी तक पासबुक में उधार नहीं किया, अभी तक उधार किया नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उधार करना पड़ेगा। तो भाई लिखेंगे यहाँ पर लिखा परंतु तारीख आगे 3, लिखा परंतु अभी तक उधार नहीं किया,
चेक। हमने तो लिख दिया लेकिन अभी तक उधार किया नहीं है। चलिए तारीख पढ़ते हैं 4। 2000 का चेक 27/12/15 के 15 को लिखकर लेनदार को दिया। लेनदार मतलब होता है जिन्हें मुझे पैसा चुकाना होता है, मैं जिनको पैसा दूंगा उन्हें क्या कहते हैं, लेनदार। परंतु 31/12/2015 तक यह चेक बैंक ने प्रस्तुत नहीं किया, मतलब अभी तक बैंक ने पैसे कटवाए नहीं। हमने तो चेक लिख करके दे दिया, तो हमारे बैंक से पैसा कटना चाहिए, जो अभी तक कटा नहीं। तो नहीं कटा मतलब उधार होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है तो कर देंगे उधार। तो इसमें भी क्या हुआ है, हमने तो चेक क्या हुआ, लिख दिया, लेकिन अभी तक प्रस्तुत हुआ नहीं। तो लिखा परंतु प्रस्तुत नहीं हुआ चेक, लिखा परंतु प्रस्तुत नहीं हुआ चेक। हमने तो लिख दिया लेकिन अभी तक प्रस्तुत हुआ नहीं है। चल तारीख पढ़ते आगे 5। बैंक ने पासबुक में ब्याज के 80 जमा किए। कहां पे जमा किए, पासबुक में 80 जमा किए, जो रोकड़ बही में उधार नहीं किए। नहीं किए उधार तो हमें करने पड़ेंगे उधार, जो पहले बताया, जो नहीं हुआ हमें वही करना है। उधार नहीं हुआ तो हमें उधार करना पड़ेगा, जमा हुआ नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जमा करना पड़ेगा। तो 80 रुपए कहां लिखने पड़ेंगे हमें, उधार में। तो लिख देंगे यहाँ पर 80 रुपए। किस बात के 80 रुपए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्याज के जमा किए, जो रोकड़ बही में लिखना बाकी है। ब्याज के रोकड़ बही में लिखना बाकी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 6। बैंक ने 100 बैंक चार्ज के पासबुक में उधार किए। क्या उधार किए, पासबुक में उधार किए, जो रोकड़ बही में जमा नहीं किए। जो नहीं हुआ हमें वही करना है। तो उधार नहीं, उधार सॉरी क्या लिखा था, जमा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है, जमा। जमा नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, उसको जमा कर देंगे। जो नहीं हुआ है वही करना है। उधार नहीं हुआ तो उधार कर दो, जमा नहीं हुआ तो क्या कर दो, उसको जमा कर दो। तो जमा कर दिए, किस चीज के थे वो लिख देंगे, बैंक चार्ज के रोकड़ बही में लिखना बाकी। ओके, सवाल खत्म। जैसे हमारा सवाल खत्म हो जाए तो अब पहला काम हमारा है टोटल करना, थोड़ी जगह छोड़ करके, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है और करना है इसका टोटल। जगह क्यों छोड़नी है वो भी थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। व्यवस्थित डबल लाइन से खाते बंद करने इस तरीके से। अब चेक करना है कि दोनों पक्ष में से कौन सा वाला टोटल हमारा ज्यादा आ रहा है, भाई इधर वाला टोटल ज्यादा है या इधर वाला टोटल ज्यादा है। तो चेक करते हैं। देखो 8 और 6 14, 14 और 100 14,100 रुपए। इधर का ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 14,100 रुपए। सब यहाँ पर भी 14,100 रुपए। अब इसमें से क्या करना है, ये सब रकम क्या कर देनी, ऊपर वाली माइनस कर देते, माइनस 14,100 माइनस 5,000 माइनस 3,000 माइनस 2,000 और माइनस 80 रुपए। तो घटा के जवाब आया 4,020 रुपए। यहाँ लिख देंगे 4,020 रुपए। अब ये जो आंसर आते हैं इसके सामने हमें कुछ नाम लिखना है। कैसे लिखना है वो ध्यान से समझ लेना। अगर हमने यहाँ लिखा रोकड़ बही के अनुसार, क्या लिखा है यहाँ पर, रोकड़ बही के अनुसार, तो नीचे लिखना पासबुक के अनुसार। किसके अनुसार, पासबुक के अनुसार। यहाँ पर रोकड़ लिख रहे हो तो यहाँ पर पासबुक लिखेंगे। अगर ऊपर पासबुक लिखेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, रोकड़ लिखेंगे। अल्टरनेट नाम लिखने, सेम सेम नाम दोनों तरफ आएंगे नहीं। ऊपर अगर रोकड़ लिख रहे हो तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, पासबुक। अगर ऊपर पासबुक लिख रहे हो तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, रोकड़। तो ये चलो यहाँ लिख देते हम लोग पहले पासबुक के अनुसार। जिसे यहाँ पर बैंक शेष था, क्या था, बैंक शेष। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमने 4 नियम सीखे थे कि भाई रोकड़ बही के अनुसार उधार शेष मतलब बैंक शेष, रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष अर्थात बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर हमने सीखा था पासबुक के अनुसार उधार शेष मतलब क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट। वो 4 नाम याद रखने अच्छे से। देखो ये पासबुक के अनुसार कौन सी तरफ रकम मिली है, उधार रकम। तो पासबुक के अनुसार अगर उधार रकम आती है तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं उसको, बैंक ओवरड्राफ्ट। याद रहेगा। रोकड़ बही के अनुसार उधार शेष हो तो क्या बनेगी हमारी, बैंक शेष। क्या बनेगी, बैंक शेष। लेकिन पासबुक के अनुसार अगर उधार रकम आती, क्या रकम आती है, उधार, तो क्या बन जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर एकदम। तो देखो स्टार्टिंग है थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हम आगे के ट्राई करेंगे ना तो फिर इजीली तुम्हें समझ पड़ने लगेगा। तो एक बार ट्राई करना, 1 से 2 बार अच्छे से इसको पढ़ना अच्छे से, तब जाके सवाल समझ आएगा। ओके।